तो अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गांधीनगर में। गांधीनगर का इतिहास जानने के लिए कि इसका नाम गांधीनगर कैसे और क्यों पड़ा, तो हमें पता चला कि यहाँ के शिवनायक सिंह जी हैं, जिनके पिताजी का नाम है श्री रामपाल सिंह, जो यहीं करीब के बांसगढ़ी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने ही इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर 1967 में इसका नाम गांधी नगर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि यही सबसे पुराना गांधी द्वार है, जिस पे गांधी नगर लिखा हुआ है। और हालांकि आज स्वर्गीय शिवनायक सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कारनामे, उनकी विचारधारा लोग आज भी याद कर रहे हैं। शिवनायक सिंह जी न सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी, जो महाकवि विश्व के हैं, उनसे काफ़ी प्रेरित थे। उनके नाम से विद्यालय उन्होंने चलाया और उनके नाम से ट्रस्ट भी बनाया। और इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे जब आए तो इंदिरा जी से प्रेरित होकर उन्होंने इसका गांधीनगर नाम दिया। और तभी से वो ऐसे गांधी परिवार से जुड़े कि आज तक देहांत होने के बाद भी उन्होंने कभी कांग्रेस का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उनके बेटे हैं अनुराग सिंह जी, हालांकि उनके कई बेटे हैं, हम अनुराग सिंह से बात करेंगे तो वो पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अनुराग सिंह जी हैं, उनसे हम पूरी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये गांधीनगर का नाम कैसे पड़ा, शिवनायक सिंह मलिक मोहम्मद जायसी इंटर कॉलेज में कैसे पहुँचे, उनके नाम से ट्रस्ट कैसे बनवाया और गांधी परिवार से वो आज तक कैसे जुड़े रहे। यही नहीं, एक मुस्लिम परिवार है जो इनसे जो लगाव श्री शिवनायक जी से था वो आज तक बरकरार है। पूरी बातें हम जानना चाहेंगे अनुराग सिंह से। अनुराग सिंह जी, ये बताएं कि ये गांधीनगर की स्थापना कैसे और क्यों हुई थी? भैया, बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे, पिताजी से पूछा करते थे, तो जब उन्होंने हमें बताया, हमारा पैतृक जो गांव है यहाँ से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर उस गांव का नाम गौहनिया है, बाजगढ़ी ग्राम सभा में आता है, ब्लॉक जामो लगता है। वहाँ के हम लोग मूल निवासी थे। पिताजी ने यहाँ का जो लोकेशन देखा, उन्हें लगा कि नहीं, इस स्थान को डेवलप किया जा सकता है और ये एक अच्छा ये बाजार और एक कस्बे का रूप ले सकता है। तो पिताजी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सबसे पहले 1967 में यहाँ पर एक मेला लगवाना शुरू किया। गांधीनगर के नाम से उन्होंने एक मेला लगवाना शुरू किया। और उसी समय, चूंकि इंदिरा जी का समय था और इंदिरा जी के बड़े करीबी भी रहे हमारे पिताजी, बहुत ही उनको अपना उनका अनुकरण करते थे और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने इस स्थान का नाम गांधीनगर रखा। और 1967 में यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक मेला लगवाना शुरू किया और उस मेले में इस प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी आते थे। गांधीनगर नाम में ऐसा क्या था जो इतनी जल्दी फेमस हो गया पूरे प्रदेश में कि मेले में यहाँ सुनते हैं कि दुकानें बहुत दूर दूर से, प्रदेश भर से दुकानें आने लगी थी? और क्या क्या था मेले में, ये भी बताएं। देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज होती है किसी चीज की सफलता के पीछे किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, उसके साथ एक टीम होती है। सौभाग्य से हमारे पिताजी के मानने वालों में उतने ही हिंदू वर्ग के लोग रहे और उतने ही मुस्लिम वर्ग के लोग रहे, दोनों का समावेश था। और उन लोगों को सबका सहयोग लेकर पिताजी ने एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोचा कि एक मेला लगवाया जाए, क्यों यहाँ पे इस जगह पे मेला लगवाया जाए।
मेला लगेगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। चूंकि उस जमाने में मुख्य बाजार इधर एक जायज छोटी सी बाजार थी, इधर गौरीगंज एक बाजार थी, बीच में यहाँ पर काफी बड़ा क्षेत्र छूटा हुआ था। तो मुख्य रूप से उद्देश्य यह था कि दोनों चीजें होती हैं। उस जमाने में मनोरंजन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, साधन नहीं था, और जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं उनके लिए भी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। तो जब मेला शुरू हुआ तो मुझको याद है बचपन में लोग पूरे वर्ष भर की खरीदारी जो आवश्यक किसी मेले से करते थे। अगर किसी के घर में शादी पड़ी है तो दरी, कालीन, कम्बल, गद्दा, रजाई, और उस जमाने में डबल बेड नहीं हुआ करता। ये कब यानी किस सीजन में लगता था मेला? ये मेला भैया हमेशा दीपावली के 2 दिन बाद शुरू होता था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता था शुरुआत में। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों की मांग पर इसको बढ़ाकर लगभग 1 महीने का कर दिया गया, और 1 महीने भरपूर मेला लगता था। और गांधीनगर में आप जब भी आते 24 घंटे, कहाँ से दुकानें या व्यापारी आते थे और क्या क्या होता था, थिएटर वगैरह क्या क्या? अब देखिए, जिन लोगों को तो मैंने अपनी आंख से देखा है, जैसे यहाँ पर एक जलपान की दुकान लगती थी, बहुत ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी की, वो फर्रुखाबाद से एक सेठ आते थे, उनका नाम श्री कृष्ण था, फर्रुखाबाद के थे। फिर आप जब मेले के अंदर प्रवेश करते तो यहाँ पर लकड़ी का कारोबार था। उस कारोबार में रायबरेली के लोग, प्रतापगढ़ के लोग और सुल्तानपुर के व्यापारी आते थे। फिर आप इधर आते तो दरी, कालीन, कम्बल की जो दुकानें थी उनमें मुझको खूब याद है शाहजहांपुर की दुकानें मैंने देखी हैं, बरेली की दुकानें देखी हैं, हरदोई की दुकानें देखी हैं, कानपुर की दुकानें देखी हैं, जो लोग कपड़े और दरी, कालीन, कम्बल का सब कार्य किया करते थे। फिर आप आगे बढ़ते थोड़ा सा तो जो आगे सामने बाग दिख रही है आपको, इन बागों में जानवरों का मेला लगता था। उस मेले में मेरठ, सामने भी दिखा दो, ये सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग से 1 बीघा और आगे सारी सब बागें थी। उस पूरी बाग में लगभग 15-20 बीघे में जानवरों को मेला लगता था। उसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, यहाँ के व्यापारी आते थे जो भैंसों का कारोबार करते थे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जानवर यहाँ बिकने आते थे। हमारे जन्म के पहले तो लोग बताते हैं कि इसमें घोड़े वोड़े भी आते थे बिकने। हालांकि हमने जन्म जब लिया तो उसके बाद घोड़े वोड़े तो नहीं देखे हमने, लेकिन भैंसों का बहुत ही बढ़िया मेला माना जाता था। हजारों की संख्या में यहाँ भैंसें बिकती थी उस 1 महीने के अंदर। और उस समय सरकार कैंप लगवाती थी। पूरे जनपद में जितने भी लोग लोन लेकर जानवर खरीद कर अपना जीवन यापन करना चाहते थे तो 1 महीने के लिए गांधीनगर मेले को अधिकृत कर दिया जाता था। उस 1 महीने में पूरे हमारे राबड़ी और सुल्तानपुर दोनों जिलों में जिनको भी जानवर खरीदना होता था वो गांधीनगर मेले से ही खरीदते थे। वो सरकार की पॉलिसी थी और उससे बहुत लाभ मिला। बहुत से किसानों को भरपूर फायदा मिला और लोगों ने अपना दुग्ध उत्पादन से अपनी जीविका चलाई। लेकिन गांधीनगर बाजार तो अभी तक चल रही है, लेकिन गांधीनगर का मेला कैसे खत्म हुआ? देखिए, मेला का मतलब भैया, जैसे अब देखिए, एक जमाना, जिस जमाने में मेले की परिकल्पना की गई उस जमाने में न तो मनोरंजन के नाम पर कुछ था, न सुविधाओं के नाम पर कुछ था। तो वो मेला दोनों चीजों की पूर्ति करता था। जैसे हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं वो उसकी बाजार तो जायज में थी, लेकिन मान लीजिए हमारे घर में शादी पड़ी, उस शादी में हमें दहेज में आदमी अब तो डबल बेड चलने लगा, तब लोग मसहरी देते थे उसको। थोड़ा सा एक डिजाइनिंग वाला बेड बनता था जिसको लोग मसहरी कहते थे, तो वो हो गया। रजाई देना है, गद्दा देना है, दरी, कालीन, कंबल, स्वेटर, ये सारी चीजें जो थी ये गांधीनगर मेले से उसकी पूर्ति क्षेत्र के लोगों को होती थी। तो पूरे वर्ष भर की खरीदारी, जिसके यहाँ 1 साल बाद शादी पड़ी है, वो सारी खरीदारी पहले मेले में ही अपने करके रख लेता था। नंबर 2, मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस समय पिताजी ने इस प्रदेश का जो सबसे अच्छा टॉप क्लास का थिएटर होता था, लोग बताते हैं पहले मथुरा बंदरबंद कंपनी आई, फिर भारत थिएटर आया, हिंदुस्तान थिएटर आया, नंबरदार थिएटर आया, सम्राट थिएटर आया। तो हमेशा मनोरंजन के लिए भी बहुत उच्च कोटि का जो मतलब प्रदेश का जो टॉप माना जाता था थिएटर, उस थिएटर को यहाँ बुलाया जाता था जिससे लोगों को मनोरंजन होता था। तमाम बड़े बड़े सर्कस आते थे, झूले यहाँ पे लगते थे, तो उससे क्षेत्र की जनता का मनोरंजन होता था। इसी प्रांगण में गांधीनगर प्रांगण है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जो सुपरस्टार थे, इलाहाबाद से सांसद भी लड़ चुके हैं, वो भी आ चुके हैं। कब आए थे वो गांधीनगर में? देखिए भैया, बचपन से हम लोगों ने जो देखा था कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के आपस में बहुत ही अंतरंगता थी, बहुत घनिष्ठ संबंध थे।
और राजीव गांधी से ही प्रभावित होकर उन्हीं के कहने पर अमिताभ बच्चन जी ने, जहां तक मुझको मैं जानता हूं, वो राजनीति में उन्होंने शुरू की। और उसी समय 1984 में जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद शहर से प्रत्याशी बने कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने वहां के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को चुनाव हराया। उसी चुनाव के दौरान, यहाँ गांधीनगर में किसके चुनाव प्रचार में आए थे? उसी चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी का चुनाव प्रचार करने के लिए उन गांधीनगर में एक विशाल जनसभा हुई। हमें लगता है कि इतनी भीड़ शायद ही हमने कभी देखी होगी। इंदिरा जी के बाद जो पहला चुनाव लड़ रहे थे राजीव जी, जी, वही चुनाव था ये? वही चुनाव संसदीय था का? उनके, इंदिरा जी के जाने के बाद मेरे हिसाब से पहला चुनाव था जिसमें वो गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने आए, राजीव गांधी का प्रचार करने आए। तो ये तो हो गया राजनीति। अब हम शिक्षा पे आते हैं। जी। आपके पिता श्री शिवनायक सिंह जी मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज, जो मलिक मोहम्मद जायसी जो विश्वविख्यात कवि है उनके नाम पे बना विद्यालय है, उसमें कैसे पहुंचे जो अंत तक यानी आज तक बरकरार है? आप इस वक्त वहाँ के प्रबंधक हैं, इससे पहले आपके पिताजी एक शिक्षक के रूप में वहाँ गए थे। जी भैया, मेरे पिताजी 18 अगस्त सन 1958 को उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी विद्यालय में जाकर ज्वाइन किया। उसके पहले वो विद्यालय एक नाम मात्र का विद्यालय था, कमरे के वगैरह कुछ उसमें नहीं बने थे, ऐसे छोटे छोटे क्या उसको टेम्परेरी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसे कुछ व्यवस्था थी जिस खपरेल वगैरह की, जिसमें एक दो कमरे ऐसे बने थे। जूनियर हाई स्कूल से शायद शुरुआत हुई थी। हाँ, नहीं तो उस समय जूनियर की भी मान्यता नहीं थी उसे। उस विद्यालय को स्कूल चल रहा था लेकिन कोई मान्यता नहीं थी। फिर 18 अगस्त 1958 को जब हमारे पिताजी गए, उन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने उस विद्यालय को विद्यालय का स्वरूप देने का कार्य शुरू किया कि इसको एक अच्छा शैक्षणिक संस्था बनाया जाए, और उस पर लगातार प्रयास किया। उसके लगभग 4-5 वर्ष बाद पिताजी ने प्रयास किया तो पहले उस विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता दिलाई पिताजी ने, और थोड़े ही समय में 1.5 साल के अंदर फिर उसको हाई स्कूल तक, उस मान्यता को हाई स्कूल तक माध्यमिक विद्यालय के रूप में पिताजी ने स्थापित किया। फिर कुछ दिनों बाद पता लगा कि पिताजी को विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया गया। फिर सरकार का एक नियम आया कि नहीं, प्रधानाचार्य बनने के लिए आपको बीएड या एलटी होना आवश्यक है। तो उस समय हमारे ताऊ जी थे श्री शिव दुलारे सिंह जी, जो भी है मौजूद हैं, वो तिरहुत में एक इंटर कॉलेज था, ताऊ जी हमारे वहां पढ़ाते थे। तो 1 वर्ष का अवकाश लेकर हमारे ताऊ जी आकर उन्होंने मलिक मोहम्मद की व्यवस्था देखी और पिताजी हमारे इलाहाबाद पुनः गए। पहले तो ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया था, फिर बाद में गए और वहां पे केपी कॉलेज एक है, डिग्री लिया, वहां पर उन्होंने एलटी की डिग्री ली जो प्रधानाचार्य पद के लिए अनिवार्य थी। तो उन्होंने वहां से एलटी किया और एलटी करने के बाद पुनः वापस आए और फिर वापस आकर इन्होंने पूरा विद्यालय ज्वाइन किया। और सैयद वसी नकवी साहब हमारे यहाँ इस प्रदेश के मिनिस्टर हुआ करते थे, पिताजी को हमारे पुत्र की तरह मानते थे, पापा हमारे बहुत ही उनके अभिन्न अंग थे। फिर हमारे ताऊ जी को उन्होंने सैयद वसी नकवी नेशनल कॉलेज जो समय है, जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे, यहाँ के विधायक सरकार में मंत्री हुआ करते थे वसी नकवी साहब। और फिर जब पापा ने आकर यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में ज्वाइन किया तो ताऊ जी को हमारे नेशनल इंटर कॉलेज रायबरेली में नकवी साहब ने नियुक्ति प्रदान की और वहां संस्कृत पद के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया रायबरेली में, ताऊ जी ने हमारे। अच्छा, फिर यहाँ के प्रबंधक भी बने बाद में शिवनायक सिंह जी? हाँ, उसके बाद उस समय हम लोग जब बहुत छोटे थे तो उसमें प्रबंधक यहाँ के मेजर हयात खां हुआ करते थे, जो पिताजी के बहुत ही अभिन्न साथी थे। वो प्रबंधक थे और पिताजी प्रधानाचार्य थे। हयात खां साहब यहीं आपके शाहबाबू के पास के रहने वाले थे और मिलिट्री के सेना के रिटायर्ड थे, पिताजी के अभिन्न मित्र थे। उसके बाद फिर श्री रूप नारायण पांडे जी इस विद्यालय के प्रबंधक रहे, उस समय पिताजी हमारे प्रधानाचार्य थे। और उसके बाद कई वर्षों बाद पिताजी जब हमारे रिटायर होने के कई वर्षों बाद फिर पिताजी हमारे विश्वविद्यालय के प्रबंधक बने और आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व जो है देहांत से पहले तक पिताजी प्रबंधक थे। उसके अब वर्तमान में आप मलिक मोहम्मद जायसी भारतीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। जी। तो ये बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से कुछ भूमि भी थी जी, वो कहाँ पे है, कैसे है, किसके अंडर में है? देखिए भैया, उस जमाने में चूंकि शिक्षण संस्थान कोई था ही नहीं, दूर दूर तक
इधर गौरीगंज, इधर रायबरेली, इधर सलोन, और बीच में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं था। तो सामान्य जनता और जो समाज के भले लोग थे, वो शैक्षणिक संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया करते थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस समय तेंदुआ ग्राम सभा है, जहाँ जिसको तेंदुआ ग्राम सभा, जहाँ अकेलवा चौराहा स्थित है, वो तेंदुआ में आता है। वहाँ के एक प्रधान जी हुआ करते थे। उन्होंने लगभग 92 बीघे भूमि उस विद्यालय को प्रदान की, और समय बीतने पर कुछ दिन बाद वो, उस समय सरकार का एक नियम था कि हर जमीन का लगान और कुछ कर देना होता था। तो वो इतना ज्यादा हो गया और विद्यालय के पास कोई भी आय का जरिया नहीं था। तो कौन सा विद्यालय था वो? इसी मलिक मोहम्मद जायसी के लिए किसी ने 92 बीघा जमीन 92 बीघे दान किया। कौन थे वो? प्रधान जी का नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, पिताजी ने बताया था, इसमें ध्यान से उतर गया है। हाँ। तेंदुआ के प्रधान थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या भैया कि जमीन के हर जमीन का सरकार कुछ शुल्क वसूलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो लगान होती है, और सिंचाई के लिए तमाम हाँ, तो कर। तो उस जो कर था वो देने में विद्यालय सक्षम नहीं रहा। तो उसके दंड के रूप में सरकार ने लगभग 60 बीघे जमीन सरकार ने ले ली, और आज की तारीख में 38 बीघे जमीन विद्यालय के पास बची हुई है। तो वो कौन सी कमेटी है, क्या है, किसके नाम से है वो? नहीं, जो हमारा विद्यालय है, हाँ, उस विद्यालय के नाम से ही है। विद्यालय की ही है। हाँ, और विद्यालय को संचालित करने के लिए एक प्रबंध समिति होती है, जिस पर लगातार कोई न कोई प्रबंधक रहा। आज मैं हूँ, मुझसे पहले पिताजी रहे, श्री रूपनारायण पांडे जी रहे, मेजर हयात खां साहब रहे। तो जो भी प्रबंधक होता है उसकी तो निगरानी। अभी भी करीब 37 बीघा जमीन मलिक मोहम्मद इंटर कॉलेज की या जायसी जी के नाम से मौजूद है जी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो विश्व विख्यात कवि गुजरे हैं जायज के, जिन पे लोग शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन काफी उपेक्षित है ये नाम आज के दौर में जी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं आप आगे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं जायसी जी के? जी, जबकि जमीन भी पड़ी हुई है। हाँ, काफी नहीं, देखिए, हम लोगों ने, दरअसल राजीव जी तो बहुत ही जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अगर वो जीवित होते तो अब तक तो कुछ न कुछ वो स्वरूप उस विद्यालय की भूमि पर कोई ना कोई चीज ऐसी हो गई होती, ये मेरा विश्वास है। दुर्भाग्य से राजीव गांधी जी बड़ी जल्दी चले गए। उसके बाद राहुल जी के कार्यकाल में हमने एक दो बार उनको इसके लिए चिट्ठी लिखी और उनको कहा, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय, चूंकि प्रदेश में सरकार थी नहीं हमारी, तो उस कारण से उस पर कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो पाई। और आज तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे सांसद भी नहीं बचे हैं। लेकिन इतना हमारा भरोसा है कि दोबारा अगर हमारी पार्टी कांग्रेस की सरकार आती तो है। इस वक्त जो है लोकसभा चुनाव सर पे है जी। इंडिया गठबंधन है जी। आप युवा हैं, युवा की काफी इज्जत करते हैं राहुल जी। 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 तो आप क्या चाहेंगे कि अगर जो है इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो जायसी जी के नाम पे आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता है, जैसे हमारे पूरे इस क्षेत्र में आप 10 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी निगाह डालेंगे तो अब तो तमाम विद्यालय खुल गए, लेकिन छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई उपयुक्त शिक्षण संस्थान नहीं है जिसमें सिर्फ छात्राओं की शिक्षा हो। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी महिला महाविद्यालय के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और राहुल जायसी जी के नाम से, मलिक मोहम्मद जायसी जी के नाम से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए और उसको इतना बढ़िया रूप दिया जाए कि आसपास का जो हमारा पूरा क्षेत्र है, वहाँ की जितनी भी छात्राएं हैं, उनको अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और उनको अपने ही आसपास एक अच्छा शिक्षा संस्थान मिले। और अगर ये संभव हुआ तो उसमें हम आगे चलकर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, यही हमारा प्लान है। लेकिन फिलहाल तो अमेठी न्यूज रूम से युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल। युवाओं से तो हम ये अपील करना चाहते हैं भैया कि आज का जो माहौल है वो देख रहे हैं, देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलने वाली, सबका भला करने वाली, खासतौर से पहली नंबर पर उन लोगों का भला जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो अति पिछड़े हैं, अति गरीब हैं, उनको फोकस कर रही है हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व हमारे जन जन के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक विचारधारा ऐसी है जो सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है, और हमें नहीं लगता कि आज जब भी आप पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए तो जिसने भी बांटने का काम किया वो कभी बहुत सफल नहीं रहा और उसने समाज को हमेशा पीछे ही ले जाने का कार्य किया।
समाज को अगर आगे ले जाना है तो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को हमें बराबर सम्मान देना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और वही भूमिका आज की तारीख में एकमात्र नेता पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, जो अकेले तनहा अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। अभी उन्होंने देखिए आप कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा के जारी की उन्होंने, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की पहले चरण में। आज दूसरा चरण शुरू किया है जो मणिपुर से शुरू हुआ है और मुंबई में जाकर समाप्त होगा। आपने देखा होगा अभी थोड़े अभी ये अमेठी में भी आए अभी थे। 4 दिन अमेठी पहले में उनकी यात्रा को आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे जो लगा कि जितना उत्साह मैंने देखा लोगों में और जो अपनत्व देखा, कि मुझे लगता है कि शायद इस बार राहुल गांधी जी जब चुनाव लड़ेंगे तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और एक ऐतिहासिक विजय होगी। पिछले चुनाव में तमाम मुद्दे थे जो झूठ परोसा गया लोगों को, लोग उससे भ्रमित हुए। राहुल जैसे किसी की नाराजगी नहीं थी, लेकिन लोगों को झूठ बोल बोलकर बरगलाया गया। तमाम ऐसे दीवा स्वप्न दिखाए गए कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो ये करेगी, आपके लिए ये करेगी। इन 5 सालों में लोगों ने सब देख लिया। आज किसी भी गांव में आप चले जाइए, मेरे आसपास मुझे नहीं लगता है कहीं भी आप एक पत्थर भी ऐसा पाएंगे जो वर्तमान सांसद की देन कहा जाए है। उन्होंने एक गांव, आपको याद होगा, जैसे एक मोदी जी ने घोषणा की थी कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। स्मृति ईरानी जी ने बरौलिया गांव को गोद लिया है, जो यहाँ से मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कमाल नगर चौराहा जैसे ही आप पार होंगे और बरौलिया गांव की तरफ एक कदम भी रखेंगे, आपको खुद वहां की हकीकत दिख जाएगी कि कितना क्या विकास लगता है 2024 में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा, बहुत निश्चित रूप से बदलाव होगा। धन्यवाद। और इस बदलाव को कोई अब रोक नहीं सकता, चाहे जितना भी झूठा प्रचार करे, चाहे जितना भी लोगों को बरगलाए। लोगों ने इन 10 वर्षों में देख लिया कि देश जो एक आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ चुका था, उस पर बैक गियर लगा दिया सरकार ने, और हम धीरे धीरे हम फिर 20 साल पीछे पहुंच गए। जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनसे बहुत दूर। ये सरकार फ्री का राशन सब कुछ नहीं है भैया, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों का आम लोगों के जीवन को सरल बनाना। महंगाई आप देख रहे हैं क्या क्या हालत है, और जिस चीज का मूल्य एक बार बढ़ जा रहा है, उत्पादन कितना भी बढ़ जाए उसका, लेकिन मूल्य नहीं घट रहा है। तो लोग इस समय बहुत ही परेशान है, इस महंगाई से बहुत ही परेशान है, जनता त्रस्त है, और वो बोल नहीं रही है। लेकिन जिस दिन उसको मताधिकार का जिस दिन नंबर आएगा, वो अपने वोट से अपनी आवाज बुलंद करेगी, ये मेरा मानना है। रोटी पलट जाएगी। रोटी पलट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।